भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। क्या मैं योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ? नहीं। क्या मैं केरला स्टोरी के इंटेंट को सपोर्ट करता हूँ? हाँ, मैं करता हूँ। क्या इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तान या अफगानिस्तान के मुस्लिम्स को कंपेयर करना सही है? गलत। जो लड़का केरला स्टोरी को सपोर्ट करता है वो आदमी योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स के खिलाफ जाकर इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज को सपोर्ट कैसे कर सकता है? मैं केरला स्टोरी को लेकर ना लेफ्ट बायस्ड हूँ ना राइट बायस्ड। तो आप ऑलरेडी कोई कंक्लूजन बनाकर चल रहे हो तो आई एम सॉरी, शायद ये वीडियो आपको पसंद नहीं आने वाला। पर एक वादा कर सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको एक अनबायस्ड कंक्लूजन जरूर मिलेगा। The film that tells the story of 3 women from Kerala who were radicalized has been banned in West Bengal. फिल्म को बैन करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्याय किया है। 8 करोड़ 3 लाख रुपए की ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने 3 दिनों में 35 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिए हैं। The Supreme Court had given a go-ahead to the movie, and yet we have the West Bengal government that has decided to place a ban. आपको मूवी पसंद नहीं आई तो क्या उसे बैन कर देना है? अगर आपके और मेरे आइडियोलॉजीज उस मूवी के साथ अलाइन नहीं करते तो क्या वो मूवी घटिया है? बस इसी थॉट प्रोसेस से मुझे प्रॉब्लम है। इसी के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक कंट्रोवर्शियल फिल्म जो क्लेम करती है कि केरला से 32,000 लड़कियां गायब हो गई और ये सारे लड़कियां टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने चली गई और ये खुद नहीं गई, उन्हें भिजवाया गया। कुछ लोग 32,000 इस क्लेम के खिलाफ है और इन लोगों का मानना है कि इस नंबर को प्रूव करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि हर चीज नंबर्स और डेटा से जस्टिफाई नहीं करी जा सकती। That because facts are wrong, suddenly people will get violent in West Bengal saying, "Oh my God, we are factually very accurate people." पर सबसे बड़ा मुद्दा जो इस फिल्म ने उठाया है वो है कि अगले 20 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कुछ लोग बोलते हैं कि 32,000 लड़कियां गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला और इसको लेकर रूलिंग गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। भारत को जागरूक करने के लिए पूरी एक फिल्म बनानी पड़ गई। खैर ये मुद्दा अलग है कि आप उस मूवी को सपोर्ट करते हो या नहीं, ये आपका डिसीजन है। पर उस मूवी को बैन करने की डिमांड, बस मैं ये डिमांड के खिलाफ हूँ। और इसका मतलब क्या मैं अंधा भक्त हूँ? और ये पहली मूवी नहीं है, इसके पहले पठान मूवी को भी बैन करने के अगेंस्ट था मैं। तो इसका मतलब क्या मैं लेफ्ट बायस्ड हूँ? नहीं, आई फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंफ्यूज्ड यूथ, जो ना यहाँ पर है ना वहां पर, एकदम सेंटर में है। कुछ चीजों को लेकर मैं राइट बायस्ड हूँ और कुछ चीजों को लेकर मैं लेफ्ट बायस्ड हूँ और मैं मेरे खुद के ओपिनियंस लेकर चलता हूँ। मैं लव जिहाद के तो खिलाफ हूँ, पर भारत के सब मुस्लिम कम्युनिटीज को जनरलाइज करके उन पर अटैक करना इस नैरेटिव के भी खिलाफ हूँ। थैंकफुली एक तरफ कोर्ट ने प्रेशर में आकर इस मूवी को बैन नहीं किया और दूसरी तरफ केरला स्टोरी के फिल्म मेकर्स ने टीजर को हटा दिया और ये भी बोल दिया कि मूवी का कंटेंट फिक्शनल है। फैक्चुअली करेक्ट तो नहीं है पर स्टोरी रियल है। बट देयर इज वन थिंग, अगर आपको लगता है कि मूवी एक प्रोपेगेंडा है, बट इवन इन दैट केस बैनिंग द मूवी विल ओनली मेक थिंग्स वर्स। आपको क्या लगता है किसी मूवी को बैन कर देने से उस मूवी का इंटेंशन लोगों तक पहुंच नहीं पाता? उल्टा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि जो चीज पर हम रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं उसी चीज को हम और ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे गुजरात में अल्कोहल, इंटरनेट पे पॉर्न, पठान और कश्मीर फाइल्स का हिट होना एंड नाउ द केरला स्टोरी। बैन्स एक्चुअली लोगों को क्यूरियस बनाते हैं और लोग इनएविटेबली उसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, एक बार जब मूवी अथॉरिटीज से सर्टिफाई होती है, देयर इज नो लीगल केस टू बैन इट। After a film has been certified by the Central Board for Film Certification, then there is absolutely no reason that it should be banned. Of course, किसी स्टेट या लोकेलिटी में उस मूवी के कारण अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा होती है तो पुलिस और लोकल अथॉरिटीज टेम्पररीली उस मूवी की स्क्रीनिंग बंद कर सकते हैं। पर ये हर बार नहीं चलने वाला कि किसी ग्रुप को वो मूवी पसंद नहीं आई तो सीधा उसे बैन कर दो। और केरला स्टोरी को उस नजरिए से मत देखो कि वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट भड़काने की कोई साजिश है, बल्कि रियल इशू को समझो। हमें इंडियन यूथ का इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से रेडिकलाइजेशन को रोकना है। लेफ्ट और राइट विंग आइडियोलॉजीज के कारण मूवीज को बहुत बार नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो फिल्म क्रिएटिव हो या सोशल इश्यूज को टच करती हो। ये लोग सीधा फिल्म को बैन करने में उतर जाता है। ये बहुत गलत है क्योंकि फिल्म मेकर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता और ऑडियंस को भी अच्छे कंटेंट से वंचित किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के 172 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि 14% के आसपास है, इनमें से सिर्फ 100 और
शायद उससे भी कम लोगों ने ISIS और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है, और शायद 150 या उससे भी कम लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स होने के लिए अरेस्ट किया गया है। ये नंबर्स काफी छोटे हैं। इनफैक्ट ISIS के 40,000 फाइटर्स का ये 1% भी नहीं है। इंडिया को साइड में रखे तो ISIS लगभग 85 कंट्रीज से लोगों को रिक्रूट करता है। फ्रांस से 1700 फाइटर्स, जर्मनी से 760, यूके से 470, रशिया से 2500 फाइटर्स। और ये डेटा थोड़ा पुराना है, रीसेंट डेटा में शायद थोड़े बढ़ भी गए होंगे, पर ये नंबर्स इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। कुछ तो बात होगी इंडियन मुस्लिम्स में कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद यहाँ के लोग ISIS और अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कम शामिल है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, इंडियन मुस्लिम समुदाय ने ग्लोबल जिहाद के एजेंडा को हमेशा रिजेक्ट किया। दूसरा, इंडियन मुस्लिम्स का एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस देना। और तीसरा, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके एजेंडा को काबू में रखना। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, आपको तमाम ऐसे प्रूफ मिलेंगे, जैसे कि तलमीज अहमद इस आर्टिकल में कहते हैं, द पीसफुल नेचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू इंडियाज कल्चर ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। दिस मींस दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स लिव टुगेदर इन हार्मनी। और डेविड हेमन, जो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर होम सिक्योरिटी थे, उनका कहना है कि इंडिया वॉज बोर्न अ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी डिनोमिनेशनल सोसाइटी दैट एम्ब्रेसेस द डाइवर्सिटी। ये सब सिर्फ क्लेम्स है, कोई रिगरस एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके पीछे। और इंडियन मुस्लिम समुदाय एकदम शांत है ऐसा भी नहीं है। उनके बीच कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हमेशा से होते रहे हैं। कुछ अपने ही देश के अंदर के आतंकवादी दल जैसे इंडियन मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और कई कश्मीरी सेक्शनिस्ट ग्रुप्स अपने सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुके हैं। पाकिस्तान के कई आतंकवादी लोगों ने भारत के इन कमजोर और वल्नरेबल लोगों का शोषण किया है, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट 1993, पार्लियामेंट अटैक 2001, मुंबई टेरर अटैक्स 2008। ऐसे बड़े हमले इस सब में शामिल है। बट कंपेयर टू वेस्ट एशियन इस्लामिक कंट्रीज, इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटीज इतने इन्फ्लुएंस नहीं है, और शायद ना वो कोई सेपरेट इस्लामिक स्टेट बनाने के माइंडसेट को प्रमोट करते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन इस्लामिक स्टेट एंड सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। उन्होंने पाकिस्तान के क्रिपलिंग इकोनॉमी को देखा है, और वो जानते हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म उन्हें कहां लेकर जाएगी। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हो तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा। पहला, द केरला स्टोरी जैसे केसेस रियल है और लोगों को अवेयर करना हमारा काम है। दूसरा, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज अपनी नेबरिंग कंट्रीज जैसे नहीं है। दे हैव द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एंड स्कूल ऑफ थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज दैट इज द ओनली फी दैट आई आस्क फॉर। इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो भी देख लेना, जहां पर मैंने इंडियन पुलिस के सिचुएशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है।